मित्रों नमस्कार। मित्रों, बीते कल यानी गुरुवार को हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार प्रसार थम गया और अब इंतजार शनिवार का है जब मतदान होगा और 8 अक्टूबर को जब मतगणना होगी और नतीजे आएंगे। मित्रों, क्या भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार हरियाणा की सत्ता पर काबिज हो पाएगी या कांग्रेस पार्टी पिछले 10 सालों का सूखा खत्म करके पुनः हरियाणा की सत्ता पर काबिज हो पाएगी? इसके अलावा मित्रों, हरियाणा विधानसभा का गठन, हरियाणा के मुख्यमंत्रियों, 2024 विधानसभा चुनाव के प्रमुख मुद्दे और क्या संभावनाएं हैं, नतीजे क्या हो सकते हैं, इन सारी बातों की आज विस्तार पूर्वक हम लोग चर्चा करेंगे। मित्रों, 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर हरियाणा प्रांत का गठन होता है और हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा होते हैं जो कांग्रेस पार्टी के होते हैं। मित्रों, हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे ज्यादा समय तक काम करने का रिकॉर्ड भजनलाल बिश्नोई के पास है, जिन्होंने कुल 11 साल 10 महीने यानी 4317 दिन मुख्यमंत्री के रूप में हरियाणा की सेवा की। इसके अलावा मित्रों, अगर हम कार्यकाल की बात करें तो ओम प्रकाश चौटाला कुल 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और 3 अलग अलग पार्टियों से वो मुख्यमंत्री रहे। जनता दल, समाजवादी जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल, इन 3 अलग अलग पार्टियों से वो मुख्यमंत्री रहे। मित्रों, हरियाणा में कुल 90 विधानसभा की सीटें हैं, कुल 22 जिले हैं और 140 ब्लॉक यानी 140 विकास खंड हैं और 7356 हरियाणा में टोटल गांव हैं। हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, जिनका कार्यकाल 3 नवंबर 2024 को खत्म हो जाएगा। मित्रों, चुनाव आयोग के अनुसार 2024 के हरियाणा प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए कुल मतदाताओं की संख्या 2.03 करोड़ है, जिसमें से 1.07 करोड़ पुरुष हैं जबकि 0.95 करोड़ महिलाएं हैं। हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा बादशाहपुर है, जहां 5.2 लाख वोटर है, जबकि सबसे छोटी विधानसभा नारनौल है, जहां 1.6 लाख वोटर है। मित्रों, अगर हम हरियाणा विधानसभा को बेल्ट वाइज बांट देंगे तो कुल 7 बेल्टों में हरियाणा विधानसभा को बांटा जा सकता है, जिसमें जीटी रोड बेल्ट में 6 जिलों की 23 सीटें, अहिरवाल बेल्ट की 3 जिलों की 11 सीटें, साउथ हरियाणा बेल्ट की 2 जिलों की 9 सीटें, बांगर बेल्ट की 2 जिलों की 9 सीटें, देसवाल बेल्ट की 3 जिलों की 14 सीटें, बागड़ बेल्ट की 5 जिलों की 21 सीटें और मेवात बेल्ट की 1 जिले की 3 सीटें। और अगर बेल्ट वाइज हम देखें मित्रों, तो जीटी रोड बेल्ट और अहिरवाल बेल्ट, इन दोनों बेल्टों पर भारतीय जनता पार्टी की अच्छी पकड़ है और पिछले दोनों चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को इन दोनों बेल्टों से मैक्सिमम सफलता मिली थी। वहीं अगर हम देसवाल बेल्ट, बागड़ बेल्ट और मेवात बेल्ट की बात करेंगे तो इन बेल्टों पर कांग्रेस की मजबूत पकड़ मानी जाती है। मित्रों, अगर पिछले 3 विधानसभा चुनावों के नतीजों को उठाकर हम देखेंगे तो 2009 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है। कांग्रेस को कुल 40 सीटें मिलती हैं,
प्रतिशत वोट शेयर होता है। इंडियन नेशनल लोकदल को 31 सीटें मिलती हैं और 25.79% वोट शेयर उनका होता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को केवल 4 सीटें मिलती हैं और भाजपा का वोट परसेंटेज 10% से भी कम 9.04% होता है। लेकिन मित्रों 2014 में स्थितियां बिल्कुल उलट हो जाती हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, भाजपा को कुल 47 सीटें मिलती हैं, 33.2% वोट प्रतिशत। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी 15 पर सिमट जाती है, वोट प्रतिशत कांग्रेस का 20.6% हो जाता है। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल 19 सीटों के साथ 24.01 ये इनका वोट शेयर होता है। और 2019 के चुनाव में मित्रों भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर बनती है, भाजपा को कुल 40 सीटें मिलती हैं और वोट शेयर 36.49, यानी भाजपा की सीटें तो जरूर 47 से 40 हो जाती हैं, लेकिन वोट परसेंट भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता है। इसके अलावा कांग्रेस को 31 सीटें और वोट परसेंट की बात करें तो 28.08% कांग्रेस को वोट मिलता है। वहीं नई बनी जेजेपी को कुल 10 सीटें मिलती हैं और 14.8% इनका वोट शेयर होता है, जबकि इंडियन नेशनल लोकदल को 1 सीट मिलती है और इनका वोट प्रतिशत 2.44 रहता है। मित्रों 2024 के विधानसभा चुनाव की अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा जेजेपी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी का गठबंधन है, जिसमें जेजेपी 66 सीटों पर और आजाद समाज पार्टी 12 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का भी गठबंधन है। इंडियन नेशनल लोकदल 51 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, वहीं बहुजन समाज पार्टी 35 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी हरियाणा के चुनाव में ताल ठोक रही है। मित्रों ऐसा माना जा रहा है या राजनीतिक पंडितों का यह दावा है कि 90 में से 60 विधानसभा सीटों पर भाजपा और कांग्रेस की आमने सामने की जोरदार फाइट है, यानी बाइपोलर मुकाबला। वहीं 2 दर्जन सीटें ऐसी भी हैं जहां पर ट्रायंगुलर फाइट या त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं। वहीं गिनती की कुछ ऐसी सीटें भी हैं जहां पे चतुष्कोणीय मुकाबला भी हो रहा है। इसके अलावा मित्रों 2024 के चुनाव में जो प्रमुख नाम चुनाव लड़ रहे हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे। विनेश फोगाट रेसलर, दीपक हुड्डा पूर्व भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान, सावित्री जिंदल भारत की सबसे अमीर महिला, आरती राव केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी, राबिया किदवई 4 राज्यों के गवर्नर रहे AR किदवई की पोती हैं ये। इसके अलावा चंद्रमोहन पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के बेटे हैं, भव्य बिश्नोई पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के पोते हैं। इसके अलावा अनिरुद्ध चौधरी पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के पोते हैं। उसके अलावा श्रुति चौधरी ये भी पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की पोती हैं। इसके अलावा चिरंजीव राव जो लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं वो भी चुनाव मैदान में हैं। और इस हरियाणा विधानसभा के चुनाव में अगर सबसे अमीर उम्मीदवार की बात करें मित्रों तो सबसे अमीर उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के कैप्टन अभिमन्यु हैं, जिन्होंने 417 करोड़ रुपए की अपनी कुल संपत्ति घोषित की है। मित्रों हरियाणा विधानसभा चुनाव में अगर प्रमुख मुद्दों की बात की जाए तो हरियाणा विधानसभा के चुनाव में प्रमुख मुद्दे किसान, पहलवान, अग्निवीर योजना, MSP,
बेरोजगारी, यही प्रमुख मुद्दे हैं। और राजनीतिक दलों का जो मुख्य फोकस है, अगर उसकी हम चर्चा करें तो कांग्रेस पार्टी का मुख्य फोकस हरियाणा में जाट, मुस्लिम और दलितों पे है। वो इसी केमिस्ट्री से 10 सालों बाद सत्ता में वापसी चाहती है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अपनी परंपरागत राजनीति के तहत गैर जाट, सामान्य और ओबीसी के दम पर तीसरी बार सत्ता में वापसी की राह देख रही है। लेकिन दोनों पार्टियों की मुश्किलें भी कम नहीं है मित्रों। भारतीय जनता पार्टी जहां अंदरूनी भीतर घात और बागियों से परेशान है, लगभग 1.5 दर्जन सीटें, 15 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के बागी भाजपा के लिए खतरा बने हुए हैं। वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें मित्रों तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच का जो विवाद है वो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकता है। अगर चुनावी वादों की बात करें मित्रों तो दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र और संकल्प पत्र में लगभग समान चुनावी वादे किए गए हैं। महिलाओं के लिए 2100 रुपए देने की बात अगर भाजपा करती है तो कांग्रेस ने भी 2000 देने की बात कही है। महिलाओं को 500 का सिलेंडर भाजपा देने की बात करती है तो कांग्रेस ने भी 500 में सिलेंडर देने की बात कही है। 2 लाख नौकरी देने की बात भारतीय जनता पार्टी ने भी की है तो कांग्रेस ने भी ये बात की है। एमएसपी की गारंटी की बात दोनों ने की है। इसके अलावा 25 लाख तक फ्री इलाज की बात कांग्रेस पार्टी ने की है, जबकि भाजपा ने 10 लाख रुपए तक के फ्री इलाज की बात की है। इसके अलावा डायलिसिस सारे सरकारी अस्पतालों में फ्री व्यवस्था होगी, इसकी भी घोषणा भाजपा ने की है। और सभी अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में गारंटी नौकरी मिलेगी, इसकी भी घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की है। मित्रों, अगर पूरे चुनाव को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 150 रैलियां की, वहीं कांग्रेस पार्टी ने केवल 70 रैलियां आयोजित की। भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लगातार चुनावी सभाएं की, रोड शो किए और जोरदार माहौल हरियाणा विधानसभा चुनाव का बना हुआ है। मित्रों, इन सब नेताओं के अलावा एक फैक्टर और भी है जिसकी चर्चा के बगैर शायद हरियाणा चुनाव पूरा नहीं होगा, या चर्चा से बढ़कर अगर मैं कहूं जिसके प्रभाव के बिना शायद हरियाणा का चुनाव पूरा नहीं होगा, और वो व्यक्ति है राम रहीम। मित्रों, राम रहीम को तो आप जानते ही होंगे। राम रहीम इस समय पेरोल पे बाहर है और ऐसा माना जाता है कि लगभग 2 दर्जन से अधिक सीटों पर राम रहीम और डेरा सच्चा सौदा का बहुत प्रभाव है, और आधा दर्जन सीटें तो ऐसी हैं जहां पर राम रहीम के प्रभाव से रिजल्ट निर्धारित होता है। अब मित्रों, हरियाणा के लोगों का क्या जनमत है ये तो शनिवार को ईवीएम में कैद हो जाएगा, और 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन शुरुआत में जब टीवी चैनलों के ओपिनियन पोल आते थे तो उसमें यह साफ था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को बढ़त दिखाई जा रही थी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव बढ़ता गया, प्रधानमंत्री मोदी जी की रैलियां हुई और भी सारे नेताओं की रैलियां हुई, चुनाव अपने समाप्त पर चढ़ा,
और अब ऐसा माना जा रहा है या राजनीतिक विश्लेषकों का भी यह मानना है कि हरियाणा में चुनाव किस करवट बैठेगा ये कोई नहीं कह सकता। हाँ, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भाजपा के विरोध में जरूर है, लेकिन डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट भाजपा ने 10 सालों में हरियाणा में शुरू किए वो भाजपा के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। कई औद्योगिक शहरों में जो विकास ने गति पकड़ी वो भाजपा के लिए सबसे बड़ा पॉइंट है। और भाजपा के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई है तो वो सिर्फ एक व्यक्ति है, वो है नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार में उतरने से पहले कुछ अलग फिजा थी और उनके चुनाव प्रचार के बाद हरियाणा के चुनाव की फिजा बदल गई है। मित्रों, अरविंद केजरीवाल भी हरियाणा के चुनाव में प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल हो, दुष्यंत चौटाला हो, मायावती जी हो या फिर चंद्रशेखर आजाद हो, इन सबका कहीं कोई प्रभाव दूर दूर तक नहीं दिखता है। हरियाणा के चुनाव में मुख्य लड़ाई कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही सिमट गई है। कहीं कहीं पे त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिल रही है और कहीं कहीं पे ऐसा भी है कि त्रिकोणीय लड़ाई में भाजपा को फायदा होता दिख रहा है। और जहां जहां पे जेजेपी और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन है, वहां पर जब दलित वोटों का बंटवारा हो रहा है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और इनेलो का जो गठबंधन है, इस गठबंधन के जरिए भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है। मित्रों, हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सत्ता पर काबिज होगी या 10 सालों के बाद कांग्रेस पार्टी पुनः सत्ता में वापसी करेगी, ये तो आने वाले 8 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन मित्रों, आप सबसे मेरा अनुरोध है कि मतदान अवश्य करें। प्रदेश की बेहतरी के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, आवाम की खुशहाली के लिए ये हमारा सबसे बड़ा अधिकार है और हमें इस अधिकार का प्रयोग करना चाहिए, इससे चूकना नहीं चाहिए। मित्रों, इन्हीं बातों के साथ मिलते हैं कल फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।